हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का, जो कि है पॉवर्टी। एक्चुअली ये चैप्टर डिलीटेड है, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, तो जो लोग को देखना हो देख सकते हैं नॉलेज पर्सपेक्टिव से। अदरवाइज ये चैप्टर डिलीटेड है, ठीक है ना। मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि एक आध चैप्टर क्यों ही छोड़ना, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स से फिर ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो आपको काम ही देगा, इसलिए पढ़ लेना अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी इंडिविजुअल है, मुंह देख रहे हो आप, अनेबल टू फुलफिल इज बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, उसको हम पुअर कह देते हैं, ठीक है ना। तो पुअर कौन हुआ? जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ की, उसको अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो पुअर है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन क्या हुआ? देखो, सोशल का मतलब आप जान रहे हो, सोसाइटी। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? एक्सक्लूड, हटाना, निकालना, ठीक है। तो पुअर लिव इन ओनली पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल, यानी कोई अगर पुअर पीपल का ग्रुप है, अगर उसको हम उसी एरिया में छोड़ दें, ठीक है ना। इसलिए देखते होगे कि पॉश इलाका हम कहते हैं, या रिच का इलाका अलग हो जाता है, पुअर लोग का इलाका अलग हो जाता है। तो ये उसी तरीके उनको एक्सक्लूड करके रखना है, ठीक है ना। जैसे सुपर 30 एक मूवी थी, उसमें आपने देखा होगा इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है ना। कि वो लोग काफ़ी मतलब नहा धोआ के बाल कॉम्ब किए हुए थे, हम गरीब हैं, उनके बगल में बैठने में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे इसी वजह से, ठीक है ना। जैसे कास्टिज़्म हो गया, कि गांव वगैरह में अगर आप रहते हैं तो जानते होंगे कि सर्टेन कास्ट के लोग हैं, तो उस टोला सिस्टम चलता है कि उस टोला में रहेंगे, ये उस इधर जो रहते हैं वो इस टोला के लोग रहते हैं। तो ये सोशल एक्सक्लूजन है, ठीक है। वर्नेबिलिटी क्या होती है? जैसे अगर इन्वायरमेंट, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि एक्सटिंक्ट होना, वनरेबल होना, इंडेंजर्ड स्पीसीज पढ़ा था। तो जैसे जैसे आप विलुप्त होने की कगार पे रहते हैं, वैसे वैसे अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ठीक है। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन कमिंग ईयर्स, यानी तो या तो वो पुअर है, या तो आने वाले कुछ सालों में क्या हो जाएंगे, वो गरीब हो जाएंगे, ठीक है ना। कौन? सर्टेन कम्युनिटीज हो सकते हैं या कोई इंडिविजुअल। सर्टेन कम्युनिटीज में देखा जाए तो जैसे बैकवर्ड कास्ट, ठीक है ना। या फिर इंडिविजुअल में देखा जाए जैसे कोई विडो है या फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, तो वो आने वाले या तो वो पुअर है, या तो आने वाले सालों में वो पुअर हो जाएंगे, और ठीक है, तो उसको वर्नेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल, ठीक है ना। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखा गया है पुअर पीपल का? तो फर्स्ट है हंगर, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अच्छा, तीनों अलग अलग हैं। देखो, हंगर है कि भूख है, ठीक है ना। स्टारवेशन जब स्थिति बहुत खराब है, ठीक है ना, वो मूवीज वगैरह में या फिर जहाँ पे वॉर वगैरह हो जाता है, बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलता है, और खाना की वजह से अगर जान जा रही होती है, वो वैसी स्थिति स्टारवेशन कहलाती है। माल न्यूट्रिशन क्या हो गया? माल न्यूट्रिशन हो गया कि न्यूट्रिशन, किसी भी सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना, माल न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, शायद वो पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसे लोग भी पुअर कंसिडर किए जाते हैं। लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, देखोगे कि बहुत सारे जो गरीब लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ एक ही टाइम पानी आता है, उसके लिए भी लोग को लाइन लगाना पड़ता है, वो लाइन लगा के पानी लेते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं होती है, वाटर की फैसिलिटी नहीं होती है। जनरली देखा गया कि वो पुअर हेल्थ में रहते हैं, ठीक है ना। घर में कोई जो गार्जियंस वगैरह हैं, या मूवीज़ वगैरह आप देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि बच्चे वगैरह तो ठीक है कुछ काम वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जो उनके मदर फादर हैं, उनमें से कोई एक बीमार है, ठीक है ना। तो ये देखा गया है, क्योंकि उनके पास अच्छे पैसे नहीं होते कि अच्छे हॉस्पिटल्स में जाके उनका इलाज करा सकें। जेंडर इनक्वालिटी, जेंडर इनक्वालिटी क्या है? जैसे मान लो, ये मैंने बताया है कि ये मेन है, ये फीमेल हैं, सेम ही पोजीशन है, एक को सैलरी आप 20,000 दे रहे हो, एक को आप 10,000 दे रहे हो, ठीक है। मजदूरी के केस में भी देखा जाता है। ऐसे मजदूरी के केस में मैं थोड़ा मान सकता हूँ कि फिजिकल, क्योंकि देखो जो काम फिजिकल बेसिस का है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा मेंस आगे रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कम मजदूरी, थोड़ी सी कम मिलनी चाहिए, ज़्यादा भी कम नहीं मिलना चाहिए, थोड़ी सी मिलनी चाहिए, तो वहाँ पे भी आप देखते हो कि पैसा कम मिलता है, ठीक है। या आपने बहुत बार बॉलीवुड का नाम सुना होगा, बॉलीवुड में जितना पे हीरो को किया जाता है उतना हीरोइंस को पे नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेट ट्रैप, कर्ज के जाल में वो, क्योंकि उनकी कुछ नेसेसिटीज़ होती हैं, वो जो भी वो
अर्न कर रहे हैं उससे फुलफिल नहीं हो पाती है, तो फिर वो कर्ज ले लेते हैं, फिर वहाँ उन पे इंटरेस्ट चढ़ जाता है, ब्याज जिसको बोलते हैं। वो ब्याज देते रहते हैं और उनकी इनकम भी कभी नहीं बढ़ती कि एक बार में वो जाके टोटल पे कराएं। तो वो एक कर्ज के जाल में बेचारे फंस जाते हैं। बिगर फैमिलीज, ठीक है। देखो बिगर फैमिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, लेकिन उन लोगों के लिए सॉल्यूशन भी है, ठीक है ना। जैसे बिगर फैमिलीज क्या देखते हैं, देखो एजुकेटेड जो रहेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। एजुकेटेड में क्या होगा, जैसे अगर वो मान लो 40,000 कमा रहे हैं, पेरेंट है जो, या 50,000 कमा रहे हैं, तो वो जान रहे हैं कि अगर मेरा 2 बच्चा है तो दोनों पे 25-25 में खर्च करूंगा, दोनों को मैं अच्छा एजुकेशन दे सकता हूँ, दोनों को कल अच्छे कॉलेज में जाना होगा तो जो फीस देनी होगी वो मैं अकेले पे कर सकता हूँ। अगर मैं 4 बच्चे रखूंगा तो शायद मैं चारों को अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेजेस में ना पढ़ा पाऊँ, इसलिए वो 2 ही बच्चा रखते हैं। ये तो एजुकेटेड वाली ही बात हो गई। पुअर में क्या होता है ना, वहाँ ये मेंटालिटी नहीं होती है। वहाँ मेंटालिटी ये होती है कि अगर 4 बच्चे हैं ना, अगर एक बच्चा 100 कमा रहा है, एक 200, एक 300, एक 400, तो आज घर का खाना अच्छे से चल जाएगा और कुछ पैसे बचेंगे तो आगे हम कुछ कर सकते हैं। इस थिंकिंग ऑर्डर से भी वो बच्चे ज़्यादा रखते हैं कि हर कोई अगर थोड़ा थोड़ा भी कमा के देगा तो घर अच्छा चल जाएगा, हम इस गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ ये देखो, दोनों रीज़न है। अनएजुकेटेड होने की भी वजह से जो फैमिली प्लानिंग वगैरह होती है वो नहीं सोचते हैं वो। लेकिन हाँ, ये वो इतना जरूर सोचते हैं ना कि 3-4 बच्चे रहेंगे, सब कोई थोड़ा थोड़ा कमाएगा तो रोज घर पे जो खाना है वो बन जाएगा, ठीक है। मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर 270 मिलियन लिव इन इंडिया, जिनके पास क्या है, बेसिक नीड्स भी नहीं है। ये पुराना डाटा है, अब चेंज हो गया होगा थोड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर्स टू डिटरमाइन पॉवर्टी, ठीक है ना। पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेजर हैं, तो 2 टाइप की पॉवर्टी होती है, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन, ठीक है ना। कंपेयर करना है, किससे करना है, या तो आप अदर पीपल से कंपेयर करो, किसी रीजन का कर सकते हो, नेशन का कर सकते हो। यानी कि मैं बोलूं, जैसे यहाँ राम का दिया हुआ है, जैसा मान लो मेरे से कोई आदमी कितना पुअर है नहीं है वो देखना, बिहार को यूपी से देखना, इंडिया को अमेरिका से देखना, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, रिलेटिव पुअर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया मैंने, राम इज पुअर देन श्याम, ठीक है। चलो ये पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा, पहले इधर देख लेते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी पॉवर्टी लाइन हमने एक बना दिया है कि अगर इस लाइन के आप इस साइड हो तो, सॉरी ऐसे होता है इस साइड है, तो अगर आप इस साइड हो तो क्या हो, आप पुअर हो, ठीक है। तो जैसे ये चेक किया गया है तो 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी भारत की जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 22% जो है वो लोग गरीबी रेखा के नीचे है, यानी वो गरीब है। अब इसमें प्रॉब्लम है, दोनों ही सिस्टम में क्या है, क्या नहीं पता चल पाता है इस वाले में, यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी में ये नहीं पता चल पाता है कि हाउ पुअर द पुअर पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड। यानी कि जैसे मैंने बोल दिया राम गरीब है श्याम से, लेकिन कितना गरीब है ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरी पुअर एंड पुअर। आपने बोल तो दिया कि मान लो जो आदमी रोज 500 रुपए से कम कमा रहा है वो गरीब है, ठीक है। तो मान लिए हमने गरीब है, मान लो कोई आदमी है, मान लो जैसे 22% कह दिया गया कि गरीब है, तो उसमें से हम कैसे पता लगाएं कि कौन गरीब है कौन महागरीब है। जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं, वो महागरीब की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। क्यों में मतलब महागरीब की कैटेगरी में आते हैं, उनसे कभी भी पूछ लो कि पैसे हैं, ठीक है, तो उनके अकाउंट में रहेगा 10 रुपया 12 पैसा, 15 रुपया, ऐसे रहेगा, और सब जॉब करते हैं, ठीक है। एक दोस्त का तो सुनोगे तो तुम चक्कर खा के गिर जाओगे। उसकी सैलरी 70,000 है, ठीक है। उसको जब फोन करो सिर्फ 1,000 रुपये भी मांग दो ना, बोलेगा भाई पैसा नहीं है, 300 रुपये अकाउंट में है। और कभी कभी कहीं खाने जाएगा ना, तो मान लो ग्रुप वगैरह में कुछ भेजा कि ये खा रहा हूँ, तो भाई इधर से मैसेज चला जाता है कि एक ही 2 पीस क्यों खा रहा है, 4-5 खा, तेरे को तो ये पसंद है। बोला भाई पैसा नहीं है। तुम बोलता है यार 70,000 रुपये कमा के भी अगर तुम गरीब हो तो एक काम करो यार, 200-400 रुपया मैं भेज दे रहा हूँ, तुम खा लो। अब ऐसी कैसी दोस्ती यार कि तुमको खिला भी ना पाए, तो बेकार ऐसी दोस्ती। तुमको भेज रहे हैं 400-500 रुपये, यार तुम खा लो पहले, ठीक है। तो वो महागरीब के कैटेगरी में आता है। ऐसे
इसमें तो पता नहीं चल पाता है कि कौन गरीब है कौन महागरीब है, ठीक है, ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है। और बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं कि वो जो महागरीब रह गया वो क्यों रह गया, इलिटरेसी की वजह से, हेल्थ अच्छी नहीं थी, ये सब कंसिडर नहीं किया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम कैसे नापें, ठीक है, रिलेटिव में तो पता है, कंपैरिजन कर लेंगे। तो इंडिया में हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को नापने के लिए पॉवर्टी लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, यानी आप अपने ऊपर कितना खर्चा कर रहे हो, ठीक है। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक गरीब मान लिया जाएगा, ठीक है, आपको एब्सोल्यूट पुअर मान लिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने तय कर दिया कि वही 500 रुपया तय कर दिया, अगर 500 रुपया एक दिन में आप नहीं कमा पा रहे हो तो आप क्या हो, गरीब हो, ठीक है। अब उसका भी अलग अलग है, शहर का अलग है और रूरल एरिया का अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया यानी आज़ादी से पहले दादा भाई नेरोजी थे, उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाली थी, मतलब ये फाइंड करने के लिए कि गरीब कितने हैं, कितना उनको मिल पा रहा है, तो ये 3/4 था, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में देखा गया, सेवरल अटेम्प्ट्स लिए गए कि नंबर ऑफ पुअर इंडिया में कितना है वो फाइंड किया जाए, जिसमें कि पहला निकाला गया 1962 में प्लानिंग कमीशन, ठीक है, एक स्टडी ग्रुप बनाया गया फाइंड करने के लिए पुअर पीपल कितने हैं। 1979 में क्या हुआ, टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड, यानी कि एक टास्क फोर्स बनाया गया जो क्या करेंगे, पता करेंगे कि पॉपुलेशन के लिए मिनिमम नीड्स क्या हो सकता है, जिसको जैसे कैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि रोटी कपड़ा मकान। भाई गरीब मकान के बारे में क्या ही सोचेगा, मिडिल क्लास के पास आज मकान नहीं है तो गरीब तो छोड़ ही दो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये टास्क फोर्स क्यों बनाया गया कि मिनिमम नीड्स हम क्या रखें, कि हाँ इतना, ये एक सर्टेन पॉइंट, जैसे मैंने 500 रुपया बोल दिया ना, तो ये कैसे सेलेक्ट करना है कि हाँ 500 रुपया में एक दिन में एक आदमी के ऊपर खर्चा है, इससे लेकिन अगर नीचे जा रहा है तो वो गरीब है। तो यही मिनिमम नीड्स को प्रोजेक्ट किया गया। इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड, वही कि मतलब कितना आप कंज्यूम कर रहे हो वन डे में, उसका प्रोजेक्शन हुआ। 1989 में फिर एक्सपर्ट ग्रुप बैठा, ठीक है। तो ये बस कुछ मेजरमेंट्स लिए गए थे पॉवर्टी को लेके हमारे कंट्री में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉवर्टी लाइन, ठीक है। पॉवर्टी लाइन क्या है, कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये लाइन है, अच्छा थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये है लाइन और इसमें मैंने एक कट ऑफ पॉइंट बना दिया। अब नंबर लाइन आपने बचपन में पढ़ा होगा, निगेटिव पॉजिटिव सेम है। अब इसमें हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन को पुअर और नॉन पुअर में, तो यहाँ लिख देता हूं मैं नॉन पुअर, यहाँ पे लिख देता हूं पुअर, ठीक है। अब इसमें ही अलग अलग स्केल होंगे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिलियनर, बिलियनर, इधर होगा पुअर, वेरी पुअर, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके इधर भी लाइन्स बनते जाएंगे। अब हमने मेथड कौन सा यूज किया, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर MPCE, और ये तेंदुलकर मेथोडोलॉजी है 2011-12 के हिसाब से। अगर 816 रुपये कोई रूरल आदमी कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, अगर उससे कम कमा रहा है तो गरीब है। और अर्बन के लिए रखा गया 1000, ठीक है, कि अगर 1000 रुपया कमा रहे हो तो गरीब नहीं हो, 1000 से कम कमा रहे हो तो तुम पुअर कहलाओगे, ठीक है। तो हम ये मेथड यूज करते थे। बाद में क्या आया, मिनिमम कैलोरी इनटेक। क्यों, अभी भी तुम देखोगे देश, वैसे अभी इकोनॉमिक्स में तुम लोग को इतना ये सब नहीं पढ़ना, बट हाँ हमें कैलोरी कंजप्शन पे ध्यान देना है, ठीक है ना। हम पैसों से, जैसे बहुत लोग क्या होता है ना, जैसे पैसा मान लो कोई 800 रुपये, जैसे गरीब आदमी है कोई 816 रुपये वो कमा तो रहा है लेकिन वो खाना उस हिसाब से नहीं खा रहा है, तो खाना नहीं खाएगा फिर उसको माल न्यूट्रिशन की कमी होगी। अभी हमने पढ़ा है कि माल न्यूट्रिशन भी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है। तो वही इसीलिए हमने क्या किया कि हम गरीबी किससे नापेंगे, कैलोरी इंटेक से, कि अगर आप इतना कैलोरी खाना खा पा रहे हो, कमाता लोग क्यों है, सबसे पहले तो पेट है ना, वो कहावत है ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बाद बाकी और लोग सब अलग अलग राय रखते हैं, मेरा तो थोड़ा यही है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, क्योंकि खाना पेट में रहेगा तो हर चीज़ में मन लगेगा। हाँ ज़्यादा नहीं खाना है तो फिर नींद भी आती है, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग कहानी है। तो पेट पूजा काम दूजा, तो भाई सबसे पहले सब पेट के लिए करता है, तो वही देखना है कि हाँ खाना क्या ये इतना कैलोरी का ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या डिसाइड किया
कि 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे अगर कोई ले रहा है रूरल एरिया में तो वो गरीब नहीं है, 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे ले रहा है अर्बन एरिया में तो वो पुअर नहीं कहलाएगा। इससे कम लोगे तो पुअर कहलाओगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि रूरल में हाई क्यों दिया गया है, वो है क्योंकि रूरल आदमी की फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा हो जाती है शहर के हिसाब से। और नॉर्मली भी मैं बोलूँ ना, आज भी गांव में मतलब बिहार में मैं बोलूँ तो जैसे पटना में देखते हो ना, गली गली के लिए हवा हवाई चल रहा है और तुरंत तुरंत ट्रांसपोर्ट है, वहाँ ऐसा नहीं होता। गांव वगैरह में जैसे आप रोड, जो मेन रोड है ना, वहां तक उतर गए फिर गांव तक आपको पैदल ही जाना है, वहाँ टोटो फोटो नहीं चलता है ज़्यादा, ठीक है ना, वो भी मेन ही रोड पे चलता है, लेकिन ये सोचोगे कि एकदम रोड में वो जा रहा हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए उनको पैदल वगैरह चलना पड़ता है, बहुत सारे गांव में खेत वगैरह में जाना पड़ता है, पैदल ही जा रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए कैलोरी ज़्यादा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, पॉवर्टी और कैटेगराइजिंग पॉवर्टी, ठीक है। तो एक होता है क्रॉनिक पुअर, ठीक है ना, जो ऑलवेज पुअर रहेगा या कभी कभी पुअर रहेगा, ठीक है, इसमें बांट दिए। एक होता है ट्रांजिएंट पुअर, इसमें आ जाता है एक चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर। चर्निंग पुअर का मतलब वो कभी पॉवर्टी में रहेगा कभी पॉवर्टी से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे स्मॉल फार्मर जब वो खेती कर रहा होता है उस टाइम वो पॉवर्टी में रहता है, जैसे ही उसकी कटनी हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाता है, तो फिर वो पॉवर्टी से बाहर आ जाता है। ओकेजनली पुअर जैसे रिच आदमी जो होते हैं वो अधिकतर टाइम क्या रहेंगे, रिच रहेंगे, कुछ कुछ टाइम पीरियड के लिए वो क्या हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं, ठीक है ना, या बिजनेसमैन भी कह सकते हो। नेक्स्ट है नॉन पुअर, तो नॉन पुअर जो कभी पुअर नहीं होगा उसको हम नॉन पुअर कह देते हैं। अब ये क्या है, बस ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक दिया हुआ है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या है, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन बटा टोटल पॉपुलेशन करेंगे तो इससे हमको मिल जाता है हेड काउंट रेशियो। तो 2011-12 में सेंसस हुआ था हमारा, ठीक है ना, जिसको जनगणना कहते हैं, तो उसके हिसाब से देखा गया था तो 21.9% लोग हेड काउंट रेशियो में थे, ठीक है ना, ये कह सकते हो पुअर थे। सेन इंडेक्स, ये अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज मिला है इनको, ठीक है। इन्होंने फिर दिया था 3 डिस्टिंक्ट मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, एक था पॉवर्टी रेट, एक था पॉवर्टी गैप रेशियो, द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ठीक है। बस इतना देखिए, जो जो चीज़ें सिर्फ जानने लायक है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है उसमें, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी आपको ये चैप्टर पढ़ना नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट है एनएसएसओ, इसके बारे में आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, 3rd चैप्टर में। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है, कलेक्ट करती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर डाटा, यानी पर पर्सन कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको ये डाटा को कलेक्ट करती है, ठीक है। अब 1973, 74 और 2011-12 का कुछ डाटा दिया हुआ है। पहले क्या देखा गया कि 320 मिलियन बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे 73 में। बाद में क्या क्या देखा गया 2011-12 में, 270 मिलियन, यानी कुछ कम हुआ। प्रोपोर्शन देखा जाए गरीबी का तो भाई 55% और यहाँ 22%। 80% ऑफ द पुअर कहाँ फाइंड हो रहे हैं, रूरल एरिया में या रूरल प्लेसेस में। और लेकिन ये डाटा चेंज नहीं हुआ, नॉट चेंज बिकम अर्बन पुअर। तो जो जैसे देखते हो ना, बहुत सारे गांव के लोग हैं वो शहर में काम करने चल जाते हैं या अदर सिटीज़ में काम करने चल जाते हैं, बट होता क्या है ना, देखो शहर का डाटा तो अलग है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ क्या दिया हुआ है, 816 रुपये कमा रहे हो अगर रूरल एरिया में तो तुम गरीब नहीं हो, और 1000 रुपये, तो यहाँ पे देख रहे हो रेट बदल गया, अभी मैं पैसे वाले के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ 1000 रुपये है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई आदमी 700 रुपये गाँव में कमा रहा था रूरल एरिया में, ठीक है, तो उसको हमने गरीब कहा। अब वो कहाँ चला गया, शहर में, और शहर में वो 900 रुपये कमा रहा है, तो ये शहर में भी गरीब कहला रहा है, क्यों, शहर में 1000 रुपये कमाना है, तो अगर आप 900 रुपये कमा रहे हो तब भी आप अर्बन पुअर कहला रहे हो। तो डाटा में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, जो गांव का गरीब था वो जाके अब शहर में बड़ी गरीब बन गया। हाँ, गांव के हिसाब से वो कमा ज़्यादा रहा है, लेकिन फिर वही है, गांव में जो उसको रूम रेंट नहीं लगता था, अब इसको यहाँ पे रूम रेंट लगता होगा। यहाँ पे जो खाने की चीज़ें मिलती थी सस्ती मिलती थी, यहाँ पे वो चीज़ें महंगी मिल रही होंगी। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ सस्ता था, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ठीक है। आप जानते हैं इंडिया की जितनी भी सिटीज़ हैं वहाँ ट्रांसपोर्टेशन, रूम रेंट्स, ये सब आपको महंगे मिलेंगे।
यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ पे 70% ऑफ इंडियाज पुअर पॉपुलेशन है। बाद में कुछ स्टेट्स ने अपना वो सुधारा और फिर बच गया उड़ीसा, एमपी, बिहार और यूपी, जहां अभी भी बहुत गरीब लोग हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश रूल। तो उसका इंडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो देखना है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑन लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियंस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, देखो इसमें अब जो पढ़ेंगे ना, ये ऑलरेडी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन होगा, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्री। तो हमने देखा था कि वो क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, कॉटन लेके गए, शर्ट बनाए, और शर्ट को यहीं लाके क्या करते थे, इंडियंस को बेचते थे, ठीक है। ये देख लो, वही लिख दिया है, गेट रॉ मटेरियल चीप रेट पे लेके जाते थे और फिर फिनिश गुड्स को हायर प्राइस में हम ही को बेचते थे। 70% ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर रूरल टैक्स दे रहा था, ठीक है ना, थ्रू जमींदार और मनी लैंडर, ठीक है ना, क्योंकि यही उस टाइम के लैंड ऑनर्स थे, तो ये सारा टैक्सेस यही कलेक्ट करते थे, ठीक है। इंडिया बिगेन एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स, ठीक है। इंडिया क्या क्या कर रहा है ब्रिटिश टाइम पीरियड में, फूड ग्रेन्स, जो ब्रिटिशर के जितने भी और सारे फोर्सेस थे जो वॉर लड़ते थे, तो उनको फूड ग्रेन्स भेजा जाता था। और इंडिया में 26 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम फेमाइन, भूखमरी से मर गए 1875 से लेकर 1900 में, ठीक है। तो ये गरीबी के बारे में ही दिखा रहा है कि कैसे ब्रिटिशर्स लूट रहे थे और एक तरफ पॉपुलेशन खाने की बिना मर जा रही थी। अच्छा, ऑलरेडी बोलना तो मुझे नहीं चाहिए, देखो डेथ बहुत सारी हैं, कैंसर्स हैं, बहुत सारे डिजीजेज हैं, लेकिन भूख से मरना एक ज़्यादा गंदा बात है किसी देश, किसी स्टेट, किसी के लिए भी, ठीक है ना। अब इसमें भी आप कोई जाति देखता है, कोई धर्म देखता है, कोई स्टेट देखता है, मेरे को लगता है ये सब हमें कुछ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखो भूख ऐसी चीज है ना कि फिर आपको गलत काम करने पे भी मजबूर करेगा। दूसरी चीज क्या है ना कि आप इमेजिन करके देखो, आप 5 दिन से नहीं खाए हो, आप खाना मांग रहे हो कहीं रोड पे ही, आपको कोई खाना नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो अंदर से काफी एग्रेशन भी आता है। और खास तौर पे आपको बता रहा हूँ, जैसे ये बीपीएल वगैरह का अनाज मिलता होगा, आप लोगों को अगर पता हो, तो ये फैमिलीज को मिलता है। किसको मिलता है, फैमिलीज को। आपको वो राशन कार्ड वगैरह तो ये राशन कार्ड वगैरह भी जो बना रहा है वो किसी गांव वगैरह में रह रहा है, उसका एक घर है छोटा सा, लेकिन तुम देखोगे जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस के नीचे जो लोग सोते रहते हैं, उनका कौन सा राशन कार्ड है भाई, उनका क्या एड्रेस है, उनको कौन सा राशन मिलने वाला है, या सरकार वहां राशन देगी। समझ रहे हो ना, ये जो बीपीएल वाला भी राशन है, आपका कहीं गांव वगैरह है, वहीं पे आप जाते हो अपना राशन कार्ड लेके जाते हो, आपको सस्ते रेट पे चावल, आटा, ये सब मिल जाता है, चीनी भी मिल जाता है। लेकिन इन लोगों का, और भूख से मरना बड़ा दर्दनाक मौत है, क्योंकि आप रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे हो डेली, ठीक है। तो ये काफी बुरा होता है, नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर। अब आ गए हम आज़ादी के बाद वाली चीज के बारे में। तो लो सक्सेस रेट ऑफ लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग हुआ था चकबंदी की, 20 एकड़ ही रखना है, उससे ज़्यादा रखोगे तो सरकार वो ज़मीन ले लेगी, लेकिन ये फेल रहा, अच्छे से हर स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। नेक्स्ट है मेजोरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है ना, ज़्यादातर हमारे देश में क्या है, या तो स्मॉल फार्मर्स है या तो मार्जिनल फार्मर्स, यानी इनके पास लैंड एरिया ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब लैंड एरिया कम है तो उससे वो लेस फर्टाइल है और वो रेंज पे निर्भर है। अरे भाई, जमीन ज़्यादा बड़ी रहेगी तब ना हम पंप भी चलवा लेंगे, पंप का भी चार्ज लगता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप छोटा सा जमीन है, 1-2 कट्ठा का प्लॉट ही है, उसमें खेती भी इतनी ही होगी जितना आप खुद खा सको, तो आपको बारिश पे ही डिपेंडेंट रहना होगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर हेड। अच्छा, ये मैं समझाता हूँ। जैसे हुआ क्या, पहले ऐसी एक पॉपुलेशन थी, मान लो ये दादाजी हैं, दादाजी के 2 लड़के हो गए, ठीक है। अब इनके 3 लड़के हो गए, या 2 ही लेके चलता हूँ, 2 हो गए, 2 हो गए, तो इन्होंने 10 कट्ठा खरीदा था, ये 5-5 कट्ठे में बट गया, अब ये 2.5-2.5 कट्ठा आ गया, ठीक है। अब बात समझना कि क्या हुआ, 10 कट्ठा का लैंड था, ये 5-5 कट्ठा हो गया,
ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इन दोनों को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, रोजगार कहीं और नहीं मिला, तो ये भी खेती करेंगे, ठीक है। अब इनके दो दो बच्चे हुए, इनको भी अगर रोजगार नहीं मिला तो ये भी खेती करेंगे। अब 2.5 कट्ठे पे क्या, अब ये तो स्मॉल फार्मर हो गया ना। एक तरफ इसके दादाजी जो थे जो खेती कर रहे थे, तो वो 10 कट्ठे पे कर रहे थे, राजा थे वो। लेकिन अब ये 2.5 कट्ठे पे कर रहा है, ये क्या करेगा, 2.5 कट्ठे में खेती नहीं करेगा। इसमें से 1 कट्ठा ये बेच देगा, उससे जो पैसा आएगा कुछ दुकान उकान या फिर जो भी बिल्डिंग वगैरह बना लेगा, उससे रेंट से पैसा कमाएगा। खेती नहीं करेगा, क्योंकि जितना लैंड एरिया छोटा होता चला जाता है ना, एग्रीकल्चर अगर उस पर करोगे तो प्रॉफिट का मार्जिन घटता चला जाता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। लैंड जितना छोटा होता चला जाएगा, प्रॉफिट का मार्जिन एग्रीकल्चर से घट जाता है। इसीलिए छोटे से लैंड पे सब चाहते हैं कि बिल्डिंग खड़ा कर दो, 6 रूम बना दो, 6 रूम से पैसा है, सब यही चाहते हैं। ठीक है, तो पर हेड, अब देखो पर हेड सबका घट गया ना, लैंड का जो वो था वो घट गया। ठीक है, तो ये काफ़ी हुआ। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रेस सेवन, डिस्ट्रेस का मतलब संकट बोल सकते हैं। क्या हुआ, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट होना शुरू हुआ, लो एंड अनस्टेबल यील्ड, यानी जो उपज हो रही थी वो लो लेवल हो रही थी। डिक्लाइन इन द वर्ल्ड प्राइसेस, वर्ल्ड में जो भी आप चीज़ें उगा रहे हैं उसका प्राइसेस घट गया। ग्लोबल सरप्लस ड्यू टू सब्सिडी बाय फॉरेन कंट्री। अब ये समझने वाली बात है, जैसे मान लो अमेरिका तो बहुत बड़ी कंपनी है और डेवलप कंट्री है, अगर वो भी अपने किसान को क्या दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने दिया था, तो ये बड़ी कंट्री भी है और ये सब्सिडी भी ज़्यादा देगी। ज़्यादा सब्सिडी देगी तो इनका जो राइस का प्राइस आएगा वो मान लो 50 रुपये kg आ रहा है, और हमारा जो राइस का प्राइस आएगा वो 70 या 80 90 रुपये आएगा। क्यों, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उतना ज़्यादा पैसा फार्मर को नहीं दे पाएगी, क्योंकि हमारी कंट्री उतनी डेवलप नहीं है। तो समझ पा रहे हो। तो अभी ये कहीं अपना राइस बेचेगा तो क्वालिटी दोनों की सेम है, लेकिन ये सस्ता है, तो ये सस्ता है तो सब इसी का खरीदेंगे, हमारा कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, ओपनिंग ऑफ डोमेस्टिक मार्केट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब डोमेस्टिक मार्केट भी अफेक्ट हुआ, क्यों, क्योंकि सारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से कनेक्टिविटी बढ़ गई, कोई कहीं पे भी सामान अपना बेचना शुरू कर दिया था, तो ये एक प्रॉब्लम हुई। इससे क्या हुआ, अग्रेरियन डिस्ट्रेस और सुसाइड रेट्स काफ़ी इंक्रीज हुए फार्मर्स के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के कारण क्या है, फर्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं लिखा है, एक्सप्लोजन लिखा है, क्योंकि इंडिया में यही हुआ है। पॉपुलेशन बड़ा आज़ादी के बाद बहुत रैपिडली हमारा पॉपुलेशन बढ़ा है। ठीक है, अब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, पर कैपिटा इनकम है जो वो कम हो जाती है। अगर बोलोगे तो ये भी करके दिखा देते हैं। मान लो ये फादर हैं, 2 बच्चे हैं, फादर 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो 5-5 हज़ार रुपये। अच्छा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, और अच्छे तरीके से इधर बना देता हूँ। देखो, पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले वो लिख देता हूँ। टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। मान लो घर में तुम्हारे 5 लोग हैं, ठीक है, और फादर तुम्हारे कमाते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 10,000 तुम्हारे फादर कमाते हैं, और टोटल पॉपुलेशन घर की कितनी है, 5। तो हम मान के चल रहे हैं तुम्हारे घर का पर कैपिटा इनकम क्या हो गया, 2,000 रुपीज़ सब लोग कमा रहे हैं, है ना। 5 लोग हैं, 10,000 रुपये घर में इनकम आ रहा है, तो सब लोग बोला जाएगा कि 2,000 रुपये कमा रहे हैं। अगर यही 10,000 ही फादर कमा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ जाए, 5 की जगह 8 हो जाए, या 5 की जगह मान के चलता हूँ 10 हो जाए, 10 इसीलिए रख रहा हूँ कि काटने में ईजी हो, तो अब क्या आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। तो देखो, पॉपुलेशन 5 से जैसे बढ़ के 10 हुआ, पर कैपिटा इनकम तुम्हारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब ये चीज़ सरकार के एंगल से सोच के देखो। मान लो सरकार के पास, मान लो सरकार बीपीएल का अनाज बांट रही है, कोई भी स्कीम है, मान लो वो 10 लोग को पहले बांट रही थी कोई भी स्कीम का पैसा, अब वो 20 या 40 लोग को बांट रही है। क्यों, पॉपुलेशन बढ़ गया, और उस हिसाब से सरकार का मान लो इनकम नहीं बढ़ा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी हमारा जीडीपी, तो उसमें हमें बैकवर्डनेस देखने को मिला, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी। और आज भी देखोगे ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारा डिक्लाइन जाते जा रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आ जाएगा। सर्विस सेक्टर एक है जो जब से शुरू हुआ है तब से वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है,
हाई इलिटरेसी रेट, ठीक है ना, वीकर सेक्शंस ऑफ जो सोसाइटी हैं वो लो पेड जॉब्स करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, रूरल का जो गरीब आदमी है वो माइग्रेट करता है कहाँ? अर्बन एरिया में, अच्छे इनकम के लिए। अच्छा इनकम तो मिलता है लेकिन वो फिर शहर का गरीब बन जाता है। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कैसे होता है। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ इनडेटनेस, ठीक है ना, या तो कोई पॉपुलेशन है उसमें आप देखोगे या तो वो अनएम्प्लॉयड है यानी जॉब ही नहीं है, या अच्छा लिखा हुआ है अंडर एम्प्लॉयड, या फिर जितना उसको मिलना चाहिए, जितनी उसकी सैलरी होनी चाहिए, जितना उसके पास नॉलेज है उस हिसाब से उसको पैसे कम मिल रहे हैं। तो मान लो कोई बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे टीचर है, मैं नहीं, मैं तो बकवास आदमी हूँ। मान लो कोई बहुत अच्छे टीचर है, अब वो कहीं जा रहे हैं मान लो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, बोल रहा है आपके पास नॉलेज है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप पहली बार आए हैं, एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अब वो आदमी कितना पढ़ाई किया भाई, ट्वेल्थ किया, ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद उसने बीएड किया, ये इतना दिन वो पढ़ते ही रहा है, और आप सैलरी दे रहे हो 10,000 की, तो वो तो ठेला भी लगा लेता तो 10,000 रुपये मिल जाता ना। फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा होगा? तो वो वाली चीज़ है। अब ये 10,000 अगर चलो मान लो मजबूरी है, घर पे कुछ ऐसा हादसा हो गया, कुछ भी हो गया, तब तो वो बेचारा ये नौकरी तो करेगा लेकिन 10,000 में उसका घर नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो 10,000 में घर नहीं चलेगा तो वो फिर क्या करेगा? पैसा मांगेगा कहीं से, बोरो करेगा, और बोरो करेगा तो वहाँ फिर उसको हाई इंटरेस्ट रेट देना होगा, तो इससे वो क्या होगा? एक कर्ज के जाल में फंसता चला जाएगा। समझ आ रहा? चलो आगे चलते हैं। पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, हम प्रिमिटिव मेथड्स ही यूज़ कर रहे हैं, यानी पुराने ही मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सबके पास उतना पैसा भी नहीं जो मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं वो यूज़ कर सकें। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो रहा है, वो मैंने अभी ऊपर दिखाया, वही जो दादाजी हैं, लैंड बढ़ता चला जा रहा है, लैंड जितना छोटा होता चला जाएगा तो खेती के चांसेस क्या होते जाएंगे? घटते चले जाएंगे। इनइक्वालिटीज इन इनकम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट, ये मैंने पढ़ाया है कि जब भी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, याद करो गोल्स वाला चैप्टर, कि जब भी, जैसे देखो ये फादर हैं, दोनों बच्चे जो हैं वो 10th में ही हैं, एक को आप 100 रुपये दे रहे हो, एक को आप 50 रुपये दे रहे हो, फिर अगले महीने एक को 100 दे रहे हो, एक को 50 दे रहे हो, तो ये 50 वाला तो हमेशा गरीब रहेगा 100 रुपये के हिसाब से। तो इसको याद रखना है कि अगर किसी कंट्री में गरीबी दिखती है तो ऐसा बोला जाता है इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कि वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी बांटने की जो प्रक्रिया है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल बांटोगे तो कोई गरीब नहीं रहेगा। आप अनइक्वल तरीके से बांट रहे हो, इसीलिए एक पॉपुलेशन गरीब है, एक पॉपुलेशन अमीर है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। अब कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस, प्राइसेस हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, और इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में देखोगे, इंडियन इकोनॉमी में अप्रॉक्स तुम मान के चलो 7% का इन्फ्लेशन रहता है, ठीक है ना। तो अब जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी, जैसे खासतौर पे एग्जांपल के लिए फूड ग्रेन्स, अब वो महंगे हो रहे हैं, तो एक गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? अगर उसकी सैलरी या जो भी वो अर्न कर रहा है वो बढ़े तब तो। पता चला सैलरी वही है और फूड ग्रेन्स के दाम या जो भी उसके रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनका दाम बढ़ते जा रहा है, तो वो चीज़ों को खरीद नहीं पाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी वीसीएस को विषैला कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है? अब देखो लो इनकम जिसका होगा वो बचत कम कर पाएगा, बचत कम करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा, इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन उसका नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी लो होगी, प्रोडक्टिविटी लो होगी, फिर इन्वेस्टमेंट कम होगा, और वो इसी चक्र में फंस जाता है। इसी को विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, ठीक है ना, विषैला जाल गरीबी का। तो गवर्नमेंट ने भी पॉवर्टी रिमूव करने के कुछ कुछ तरीके अपनाए। दो तरीके होते हैं मेनली, ब्रॉडली देखा जाए तो। पहला तरीका है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है ना, यानी ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी जो इंक्रीज हो रहा है तो पर कैपिटा भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, बट और सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं उनका ग्रोथ होगा, वो सब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सोचा गया, बट ये इनइफेक्टिव रहा, ऐसा हुआ नहीं। पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ी, बट जो ग्रोथ रेट था वो हमारा, यानी हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है
तो सबका विकास होता है, जो आपने सोचा था ऐसा हुआ नहीं। दूसरा क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, डिस्पैरिटी आ गई रीजनली, यानी कि अब जब वो किसान था, जो रिच किसान था वो और रिच हो गया, और जो स्मॉल फार्मर्स थे वो भी थोड़ा सा आगे बढ़े लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो इन दिनों के बीच में क्या हो गया, गैप बढ़ गया। ठीक है, अनविलिंगनेस एंड इनएबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड। तो आपने जो लैंड सीलिंग लेके आए थे आप, या बहुत सारा जो जमींदार वगैरह के पास लैंड रह गया था वो छीन के बांटा गया था, उसको दोबारा नहीं शुरू किया गया। ठीक है ना, उसको दोबारा अगर शुरू किया जाता तो ठीक रहता, लेकिन दोबारा वो हुआ ही नहीं। एक बार आपने ट्राई किया, जितना हुआ हुआ, फिर उस चीज पे किसी ने आगे ध्यान नहीं दिया। दूसरा तरीका क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, यानी गवर्नमेंट कुछ पॉवर्टी को हटाने के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आएंगी। ये थर्ड 5 ईयर प्लान में शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने बहुत तरीके के प्रोग्राम्स निकाले जो कि आगे हम पढ़ेंगे। थर्ड क्या है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ठीक है ना, ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हुआ। एम्स टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज, यानी गवर्नमेंट बेसिक जो एम्यूनिटीज है उसको मुहैया कराएगी, जिससे क्या होगा, इम्प्रूव पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है ना, जैसे फूड ग्रेन्स मिलेंगे सब्सिडाइज रेट पे, एजुकेशन मिलेगा जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, हेल्थ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वाटर सप्लाई वगैरह काफ़ी सस्ते में, सैनिटेशन साफ सुथरा करने के लिए जो म्यूनसिपैलिटी वगैरह है। फ्री प्रोग्राम्स चलाए गए, पीडीएस सिस्टम जिसको वही कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वही ये जो सब्सिडाइज रेट पे बांटा जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम, ये देखेंगे, ये सब प्रोग्राम्स हमें आगे पढ़ने ही है। चलिए, तो फर्स्ट देखते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो याद, पहले मैं इधर साइड में बता दे रहा हूँ, दो तरीका है गरीबी हटाने का। ठीक है, पहला तो क्या है कि भाई मैं ही तुमको नौकरी वगैरह दे दूं जिससे तुम काम करो और अपना सैलरी वगैरह कमाओ। दूसरा क्या करूंगा, मैं कुछ पैसे दे दूंगा एजुकेटेड आदमी को और बोलूंगा तुम इंडस्ट्री वगैरह खोल लो। इंडस्ट्री खोलोगे, बहुत लोग को रोजगार मिल जाएगा। दूसरा क्या होगा, इंडस्ट्री से जो पैसा कमाओगे धीरे धीरे जो मेरे से लोन लिया है वो लोन वापस कर दो। ठीक है, तो सरकार के पास सरकार का दिया हुआ पैसा भी आ गया, लोगों को रोजगार भी मिल गया। ठीक है, तो ये दो प्रोग्राम चलाएगा। तो फर्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यानी इसमें जितने भी हम पढ़ेंगे उन सब में क्या होगा, कहीं ना कहीं मोटा पैसा किसी आदमी को या दो चार ग्रुप को दे दिया जाएगा। वो लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री या कुछ ना कुछ सेटअप कर देंगे, उससे बहुत लोग को रोजगार मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP। इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा रूरल और स्मॉल टाउन्स को। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी गवर्नमेंट, बैंक्स लोन फॉर सेटिंग स्मॉल इंडस्ट्री आपको सेटअप करना है। शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1995। सेकेंड है PM रोजगार योजना, PMRI सॉरी, 1993 में शुरू हुआ। एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, रूरल और अर्बन एरिया के लिए फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा। ठीक है ना, कि आप एक इंटरप्राइज खड़ा कर सकें, और ये जो लोन होगा वो कोलेट्रल फ्री होगा, यानी जितना पैसा बस लिया वो पैसा ब्याज वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है, और कोलेट्रल पे आपको कुछ नहीं रखने की जरूरत है। ठीक है, 1992 से 1997 तक ये प्रोग्राम चला। 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज ओपन हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP। इसमें क्या किया गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी गई कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स ओपन कीजिए। कहाँ के लिए, रूरल और अर्बन एरियाज के लिए। 2008-9 में शुरू हुआ, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी सेंट्रल ही सिर्फ पैसा देगा। ठीक है, अच्छा, ये प्रोग्राम एक्चुअली कुछ नहीं है, जो अभी के दो ऊपर पढ़े ना, REGP और PMRY को मिक्स कर दिया गया था। ठीक है, ट्रेडिशनल आर्टिसंस, अनएम्प्लॉयड यूथ, इन सबको क्या मिल सकेगा, एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SJSRY। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कहाँ के लिए, अर्बन एरियाज के लिए। सेटिंग अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, यहाँ पे भी वेंचर्स ओपन करने हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी देखो सेंटर्स वाला अलग होता है, इसमें क्या होता है, कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो 75 देगा सेंटर और 25 देगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना,
इसमें क्या प्रमोट करना है, माइक्रो एंटरप्राइज को प्रमोट करना है। कैसे? एसएचजी से। एसएचजी क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मनी को सेव करेंगे और कुछ ना कुछ पैसे लेंड करेंगे। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आई होप। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं, चलो थोड़ा सा कर ही दो भाई। जा क्या रहा है हमारा, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है भाई। 10 से 12 लोग मिल गए, मान लो 12 मान के चलो अभी, ठीक है। सब ने 1,000 रुपया दिया, कितना रुपया हो गया, 12,000 रुपया। कोई गांव का ही आदमी है, 10,000 रुपया मांगने आया, इसको लोन दे दिया गया 10,000 रुपया और 3% इंटरेस्ट लिया गया। तो ये 10,000 भी मिलेगा, 3% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो मान लो 10,300 रुपया हो गया। ठीक है, तो पहले था 12,000 रुपये, अब हो गया 12,300 रुपया। फिर कोई पैसा मांगने आएगा, उसको दे देंगे, उससे फिर थोड़ा इंटरेस्ट ले लेंगे। ठीक है, अगर मान लो 12,000 से किसी ने ज़्यादा मांग लिया, तो एसएचजी का नाम होता है, मतलब इस ग्रुप का एक नाम होता है, उसी नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन होता है। तो उस बैंक अकाउंट ओपन होने की वजह से क्या होता है, बैंक जो लोन देती है ना आपको, वो लो इंटरेस्ट रेट पे देती है। ठीक है ना, क्योंकि पता है कि बैंक हर जगह सबको जाके लोन नहीं दे सकती है। दूसरी बात है, सबके पास, जैसे गांव का कोई गरीब आदमी है, उसके पास ना जमीन है ना जायदाद है, तो उसको बैंक क्या ही लोन देगी। लेकिन ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले उसी गाँव में रहते हैं, भरोसे पे ये काम चलता है। तो पैसे छोटे मोटे और अपने हिसाब से ये ग्रुप वाले ही डिसाइड करते हैं कितना पैसा देना है नहीं देना है। तो वो दे देते हैं, बाद में उनको पैसा भरोसे से मिल भी जाता है। अब बैंक अब लोन बांटेगी ऐसे लोगों को, पेपर मांगती है, पेपर वो दे नहीं पाएंगे, इसीलिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को गवर्नमेंट प्रमोट करती है बाया बैंक। ठीक है, थ्रू बैंक्स गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल हेल्प ग्रुप, यानी कि गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत पैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप को देगी। नेक्स्ट है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट या तो जॉब दे दिया जाएगा या कुछ काम करवा लेगी, गवर्नमेंट पैसा दे देगी, इसको हम बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, यानी कोई काम करा के बदले में सैलरी या वेजेस देना। चलो तो इसको देखते हैं। पहला नाम क्या है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरिया के लिए। इसमें लेबर इंटेंसिव वर्क होगा, चाहे वो मैनुअल हो सकता है या स्किल्ड हो सकता है। कौन सी एरिया में, विलेज एरिया में, यानी आपसे काम करवाया जाएगा और बदले में आपको पैसा दिया जाएगा। दूसरा है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक है, ये भी एक सप्लीमेंट्री वेज। सप्लीमेंट्री वेज का भी मतलब समझ लो कि तुम कोई भी अपना जो काम कर रहे हो, जैसे तुम खेती करते हो, दिहाड़ी करते हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये काम तुम करोगे तो इसका तुमको अलग पैसा मिल रहा है। तो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा वर्क ही हो गया ना, एक्स्ट्रा वर्क करोगे एक्स्ट्रा पैसा कमाओगे, इसलिए सप्लीमेंट्री लिखा हुआ। सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हो ना बबुआ, कि तुम स्कूल में भी याद होता होगा। ऐसे मेरे को पता है, खून तो जलता है कि तुम कॉपी लिख रहे होते हो, तीसरे पेज पे पहुंचते हो और पता चलता है क्लास में, खास तौर पे लड़कियां, एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हैव ए सप्लीमेंट्री। और तुम्हारा जलता है कि भाई अभी मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ, आंसर बना रहा हूँ, और यहाँ ये सप्लीमेंट्री ले रही है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो या फिर उससे भी याद रख सकते हो, आजकल तुम लोग सप्लीमेंट ले ही रहे हो। 10th 12th के बच्चे मैं देख रहा हूँ, कोई कैरेटीन फाँक रहा है, कोई कुछ फाँक रहा है। भाई अभी थोड़ा घूम फिर लो, खेलो, दौड़ो, ये सब अच्छा है। अभी से ये सब ज़्यादा कंज्यूम बॉडी में मत घुसाओ, कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, तो एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 2004 में इम्प्लीमेंट किया गया 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को। ठीक है ना, अच्छा ये हुआ भी किस लिए था, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। क्या होता था ना कि पैसे दे देने पे, जैसे मान लो आपने काम किया, मैंने आपको 2,000 रुपया दे दिया, अब तुम 2,000 रुपया में ना खाना पे तुम 200 रुपया खर्च करोगे, बाद बाकी पैसा बचा के घर में रखोगे। तो गवर्नमेंट सोची कि ना बउआ, ये लोग क्या करेंगे ना, खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं जिनका, वो कैलोरी वाला जो अभी पढ़े थे हम, कि कैलोरी अच्छा इन लोग का बॉडी में इनटेक होना चाहिए, तो ये लोग कैलोरी अच्छा नहीं दे रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि काम हम करवा लेते हैं, मान लो जो काम तुम किए हो, उस काम के बदले मेरे को 500 रुपया देना है, तो मैं 500 नहीं, मैं तुमको 700 रुपया के लेवल का खाना खिला दूंगा। ठीक है, उससे तुम्हारे वो खाना बॉडी में रहा, तुम्हारे बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिला, तुम और काम करोगे आगे। ठीक है, ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, सेंटर ही पैसा लगाएगी। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है ना, यानी कि 1975 में शुरू हुआ। ये क्या है, फूड, प्री स्कूल, प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है ना,
6 ईयर्स ऑफ एज तक, ठीक है, ये दिया जा रहा था। आंगनवाड़ी स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आंगनवाड़ी स्कीम था। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड एम्पावरमेंट ऑफ मदर, यानी मदर और बच्चा का सब कुछ अच्छे से चलते रहे, इसलिए ये गवर्नमेंट ने निकाला था 1975 में, ठीक है ना। बच्चे का खाने का, माँ का खाने का देखभाल स्कूल से पहले, क्योंकि 6 साल का बच्चा है यानी 1 क्लास में जाएगा, तो उससे पहले तक, और जो प्राइमरी हेल्थ केयर की उसको जरूरत है वो उसको दी जाएगी, ठीक है ना। अभी शायद ये काम आशा वर्कर्स करते हैं, ठीक है ना, सुना होगा आशा वर्कर्स के बारे में, तो वो ये काम करते हैं, लेकिन वो 6 ईयर तक नहीं करते हैं, सिर्फ मेरे को लगता है डिलीवरी तक वो साथ देती हैं, आगे मेरे को याद नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, यहाँ लिख दिया हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका भी चेहरा ऐसा ही है, ठीक है, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, ठीक है, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।